हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को 31 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, तो उनको जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो है जीके जीएस का करने वाले हैं। यह आपको रेगुलर बेसिस पे जो है शाम को 6:30 बजे देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में जो है ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। कौन सा तो बात करें कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के जो है प्रभाव में शासन किया था। क्या जहांगीर ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, हुमायूं ने या फिर शाह आलम प्रथम ने? तो कौन से शासक था मुगल शासक जिसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में जो है वो शासन किया था? तो जहांगीर जो है अपने ससुर एतमादुद्दौला के जो है प्रभाव में शासन किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत जो है वो बंगाल में हुई थी? कौन सा आंदोलन है जिसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी? क्या आर्य समाज की आंदोलन, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सत्यशोधक समाज के? तो कौन सा शुरुआत जो है आंदोलन की बंगाल में हुआ था? तो बात करें जो रामकृष्ण मिशन है, इसको जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बंगाल में शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन अप्रैल 1923 में, मार्च 1919 में, जनवरी 1922 या फिर अगस्त 1920 में? तो बात करें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में, अगस्त 1920 में शुरू किया गया था और चौरी चौरा घटना के द्वारा 1922 में इसको जो है वापस ले लिया गया था। 23 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है? यदि कोई व्यक्ति, तो यह किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल नंबर 9 में? तो बात करें यदि कोई भी जो भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 9 में किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? जो पंचायती राज संस्था है उसमें मध्यवर्ती स्तर को क्या ग्राम पंचायत कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला पंचायत? तो मध्य स्तर के जो पंचायती संस्थाओं में होती है मध्य स्तरीय स्तर, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? बात करें तो क्या लेजिस्लेचर इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, या फिर एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू इलेक्टेड रेप्स, या फिर पावर शुड बी इक्वल, या फिर जुडिशरी रेफर्स टू द कोर्ट सिस्टम? इसमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है कथन सही है? तो सही कथन की बात की जाए तो इसमें से कौन सा है? जुडिशरी यानी न्याय रेफर्स टू कोर्ट सिस्टम। जो न्याय है वो किसको रेफर करता है? तो कोर्ट यानी जो है अदालतों के लिए, सिस्टम के लिए रेफर्स यानी भेजता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि निम्नलिखित में से किसे जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? कौन से देश को जो है सफेद हाथियों का देश कहते हैं? क्या थाईलैंड को, अफ्रीका को, क्यूबा को या फिर टर्की को? तो सफेद हाथियों का देश जो है किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? हिमाचल जो है एक हिमालय की पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जाना जाता है? जो है हिमाचल एक हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो क्या द फास्टेस्ट नॉर्थर्न रेंज के नाम से, या फिर लघु हिमालय के नाम से, या फिर इनर हिमालय, या फिर द आउटर मोस्ट रेंज के नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार की जो है कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, चारे और पशुपालन के लिए जो है किया जाता है? कौन सी कृषि की भूमि है जिसका हम उपयोग का करते हैं? भोजन के लिए, चारों के और पशुपालन के लिए करते हैं। डेयरी फार्मिंग में, मिश्रित कृषि में, या फिर प्लेटरिंग फार्मिंग में, या फिर कॉमर्शियल फार्मिंग में? तो किस प्रकार की भूमि जो है पशुपालन, चारे और भोजन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि की जो भूमि है इसमें हम लोग पशुपालन, भोजन और जो है चारे के लिए इस भूमि का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में उपलब्ध कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर जो है भारत का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो क्या जीएसटी यानी माल और सेवा कर नहीं है, आयकर नहीं है, न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं, या फिर निगम कर नहीं? तो भारत में कौन सा जो है कर है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष का कर की बात करें तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति क्या होता है? तो धन की आपूर्ति में जो है क्या होता है? क्या वृद्धि होती है, कमी होती है, एक समान रहता है, या फिर समानुपातिक वृद्धि या कमी होती है? मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि के समय जो है अवधि में धन की जो है आपूर्ति में क्या आता है? तो क्या कमी आता है, वृद्धि आता है, या फिर एक समान रहता है, या फिर समानुपातिक वृद्धि और कमी आती है? तो उस समय जो है मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा की जो जब वृद्धि होती है तो उस समय जो है वृद्धि होता है मुद्रा में। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? जो पोटेशियम तत्व है इसके रासायनिक प्रतीक क्या पी होता है, Ca होता है, K होता है, या फिर Li होता है? तो पोटेशियम के रासायनिक प्रतीक की बात करें तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? K जो है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस विटामिन को जो है राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा विटामिन जो है जिसको हम लोग राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं? विटामिन B1 को, विटामिन B2 को, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12 को? तो कौन सा विटामिन जो है जिसको हम राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं? तो आपका जो विटामिन B2 है इसको राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा की बात करें तो क्या राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, या फिर बिहार का? तो गिद्धा कौन से राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो गिद्धा की बात करें तो आपके जो है पंजाब राज्य का जो है लोक नृत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अक्खम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? अक्खम लक्ष्मी देवी की बात करें कौन से लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी, सत्रिया, कथक या फिर ओडिसी नृत्य के लिए? तो अक्खम देवी जो हैं वो आपके कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपके जो है मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो 8 है, जो है 9वां जो है जिसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है उसे छऊ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वो कॉनकेफ गोल्ड कप से संबंधित है। कौन सा खेल जो है वो कॉनकाकेफ गोल्ड कप से, क्या वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है या फिर बेसबॉल है। तो कॉनकाकेफ गोल्ड कप से जो है कौन सा खेल संबंधित है, तो आपका इससे जो है फुटबॉल खेल जो है वो संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसकी स्मृति में हैदराबाद में जो है समता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो समता की प्रतिमा का उद्घाटन जो है किसकी याद में किया गया है, तो क्या संत रामानुजाचार्य के याद में, स्वामी दयानंद के याद में, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर श्री रविदास के याद में किया गया है। तो जो है समता की प्रतिमा का उद्घाटन किसकी याद में किया गया है, तो सेंट जो है रामानुजाचार्य के याद में किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पांचवें विश्व सागौन सम्मेलन जो है, पांचवा विश्व सागौन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। क्या इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड या फिर म्यांमार। तो जो है विश्व के पांचवा जो सागौन सम्मेलन है, इसकी मेजबानी की बात करें तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक जो है कंपनी कौन सी बन गई है। तो मुख्य प्रायोजक कंपनी की बात करें तो क्या बैजू है, अपोलो टायर्स है, टीम ड्रीम 11 या फिर स्टार इंडिया है। तो बात करें जो भारतीय क्रिकेट टीम है इसका मुख्य आयोजक की, तो इसका मुख्य आयोजक वर्तमान में कौन बन गया है, तो जो है अपोलो टायर्स इसका मुख्य आयोजक बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नए इबोला प्रकोप की घोषणा कहाँ पर की गई है। बात करें इबोला प्रकोप की घोषणा की, तो इबोला प्रकोप की घोषणा क्या नाइजीरिया में की गई है, DR कांगो में की गई है, युगांडा में या फिर केन्या में। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें होमवर्क में कमेंट में जो है वो बताएंगे। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्तों को कम से कम शेयर जरूर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।